नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डीडीए का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन। पहले भी मैं 2-3 वीडियो डीडीए के ऊपर डाल चुका हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो हम 16 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ थर्मिस्टर इज़ यूज्ड फॉर। थर्मिस्टर हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर अलार्म सर्किट, ऑटोमेटिक लॉजिक कंट्रोल। तो दोस्तों, आपको जैसे मालूम ही होगा कि थर्मिस्टर जो हमारा होता है एक सेंसर के जैसे बिहेव करता है, जिसे हम थर्मल सेंसर या टेम्परेचर सेंसर के जैसे हम इसको मान सकते हैं। दूसरा जो हमारा कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो थर्मिस्टर होता है वो दोस्तों नॉन लीनियर होता है, यानी ये लीनियर नहीं होता है, और ये हमारा मेटल ऑक्साइड्स का बना होता है। मैग्नीज, निकेल, आपका कोबाल्ट, आयरन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरेनियम, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो आपका थर्मिस्टर नॉन लीनियर होता है, दूसरा टेम्परेचर सेंसर के जैसे बिहेव करता है, और ये जो मटेरियल का बना होता है निकेल, कोबाल्ट, आयरन, यूरेनियम, इस टाइप का बना होता है। इसके अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन भी होती हैं, जिनको आप देखेंगे तो ये डिस्क टाइप से भी होता है, और आपका वॉशर टाइप से भी होता है, और एक बल्ब टाइप से भी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है ना। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं। थर्मिस्टर का जो नॉर्मली क्वेश्चन जो आते हैं वो इसमें लगभग आपके कवर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेम्परेचर अलार्म सर्किट में इसका उपयोग होता है। आंसर होगा हमारा सेकेंड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, और भी नए नोटिफिकेशन कोई यदि निकलता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे पूछा है कि मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो आपकी अकरेंस होती है फॉल्ट की, और सबसे ज़्यादा कम जो आपका अकर होता है, उनके बारे में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। मोस्ट जो कॉमन फॉल्ट हमारा होता है वो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि ये एलजी फॉल्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है। उसके बाद अकरेंस की यदि हम क्रम देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा जो अकरेंस होती है वो एलजी फॉल्ट होता है। उसके बाद लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, फिर डबल लाइन टू ग्राउंड होता है, और फिर तीनों फेस यदि आपस में कंबाइंड होके टकरा जाएं, है ना, तो ये जो फॉल्ट होता है वो सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा आता है ग्राउंड फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा अकरेंस इसकी होती है। मोस्ट सीवियर जो होता है हमारा कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, तो ये 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, या जो LLG, ट्रिपल LG फॉल्ट जो है वो हमारा मोस्ट सीवियर फॉल्ट होता है। लीस्ट सीवियर फॉल्ट यदि आपसे यहीं पर पूछा होता, लीस्ट सीवियर फॉल्ट, तो यहाँ पर हम इसको LG टिक करते, तो आपका सही आंसर क्या होता है? LG होता है। पर हमसे मोस्ट सीवियर फॉल्ट के बारे में पूछा है, तो 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। 18 नंबर आपसे पूछा है कि एक RLC सीरीज सर्किट है, और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस विल बी। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पर सबसे पहले यदि हम इसका ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको हम देखें तो आपका ओमेगा, जब हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं तो आपका यहाँ पर जो करंट होता है वो किस हिसाब से वेरी होता है सीरीज RLC सर्किट में, वो आपको यहाँ पर ग्राफ से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ आप देखते हैं कि इसमें 2 टाइप की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, जिसे हम यहाँ पर जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका I0/√2। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा, तो हमारा होगा I0/2। जो 2 फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यहाँ पर जो जैसे हम हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब सीरीज सर्किट की बात करते हैं और रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो जेड आपको मालूम ही है यहाँ पर कि आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पर करंट तो ठीक है, हमने देख लिया कि I0/2 होता है, लेकिन इस कंडीशन पर हमारा इम्पीडेंस क्या होगा,
वो आपसे पूछा है। तो इम्पीडेंस जो होगा दोस्तों वो √2 इंटू आर। आर आपका दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस आपका कितना दिया है 7.07 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आप √2 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 10 के इक्वल। तो ये आपका इसका सही आंसर क्या होगा 10 होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार सीरीज़ और पैरेलल आरएलसी सर्किट के क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको तैयार करके रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन ACSR कंडक्टर फॉर 3 लेयर ट्रांसमिशन सिस्टम। आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने होंगे एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टीन रेंसफोर्ड जो आपका कंडक्टर है ना। तो इसमें जो हमारे स्ट्रैंड का फॉर्मूला होता है 3n² - 3n + 1। n यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, n आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका 3n² × 3 + 1 ये जो निकल कर आता है ये 19 होता है। कई बार इससे और अलग हट के हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल डायामीटर ऑफ द कंडक्टर क्या होगा यदि नंबर ऑफ स्ट्रैंड इतने हैं। आपको स्ट्रैंड मालूम है तो उसके लिए जो डायामीटर होता है वो निकल कर आता है 2n + 1 × d। d यहाँ पर जो एक स्ट्रैंड है उसका डायामीटर है, n यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड है। कई बार आपसे एक और क्वेश्चन जैसे यूपी RBNL में भी पहले पूछा गया था कि यदि कोई ACSR कंडक्टर है जिसके स्टील के जो स्ट्रैंड है वो 7 है और आपको एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड यहाँ पर 25 दिए गए हैं, है ना। तो आपको इस किस फॉर्मेट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोस्तों 25 / 7 और यदि यहाँ पर एक और यदि डायमीटर आपको स्ट्रैंड का दिया हुआ होता, मान लीजिए 2 आपका यहाँ पर डायमीटर है तो यहाँ पर आप इसको 2 यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पहले एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड आते हैं, फिर आपका स्टील का स्ट्रैंड आता है, फिर उसके बाद डायमीटर जो आपके स्ट्रैंड का है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। है छोटा सा क्वेश्चन पर हो सकता है ऑप्शन जब आपको दिए हों यहाँ पर 7 / 25 इस टाइप से भी कुछ दिया हो सकता है, तो आप ये कन्फ्यूज इसमें हो सकते हैं। तो थोड़ा सा याद रखें कि सबसे पहले आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर स्टील आएगा, फिर स्ट्रैंड का डायमीटर आएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे की वीडियो में बनाते रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। शंट जनरेटर इज रनिंग एट 1000 RPM। इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ देन व्हाट इज द न्यू स्पीड इन RPM। यदि आपका शंट जनरेटर में आपका फ्लक्स को आपने आधा कर दिया, यहाँ पर ये आपको पता है कि फ्लक्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड होता है। फ्लक्स जैसे ही आप हाफ करोगे तो आपकी स्पीड आपकी दुगनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 2000 RPM के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 21 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन नॉट विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ AC पावर ट्रांसमिशन। AC पावर ट्रांसमिशन का हमारा फ़ायदा क्या नहीं है इनमें से। इट कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन, ये तो हमारा फ़ायदा है। इट रिड्यूस लॉसेस एट हाई वोल्टेज, आपको मालूम है कि हमारा जो वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉपर की रिक्वायरमेंट, इस टाइप से इसका रिलेशन होता है। आपको मालूम है कि यदि हमारा वोल्टेज यदि आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे कॉपर की रिक्वायरमेंट उतनी कम होती जाएगी, है ना। तो ये हम इसीलिए इसको हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। और मोर कॉपर रिक्वायर्ड, तो दोस्तों ये पॉइंट गलत है। यदि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारे कॉपर की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 3rd। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसकी दोस्तों बहुत सारे लोगों की कहना था कि इसकी PDF की उनको रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा जहां से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। नॉन टेक पार्ट भी देखिए आप और साथ में मैकेनिकल पार्ट को भी देखिए, उसको भी तैयार करते जाइए, क्योंकि दोनों आपके पेपर जब आपका पेपर होगा तो वो कंबाइंड होने वाला है। और कंबाइंड पेपर में आपका जितना महत्वपूर्ण आपका इलेक्ट्रिकल है उतना ही महत्वपूर्ण आपका मैकेनिकल लगता है, तो उनको भी आप तैयार करके दे जाइए।
22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ द कॉपर इज कंसिडर्ड एज। तो वेट ऑफ द कॉपर इज कंसिडर्ड एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा कि आपका जितना आपका वेट बढ़ते जाएगा, वेट कम होते जाएगा यदि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन हम देखें, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर वर्क्स एज। आपने दोस्तों एक टर्म सुनी होगी ओवर एक्साइटेशन की। ओवर एक्साइटेशन हमारा जो शंट जनरेटर होता है, शंट कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं, आपकी सिंक्रोनस मोटर जब नो लोड पर काम करती है और वो भी ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में, तो यहाँ पर ये बिहेव करती है आपके शंट कैपेसिटर के जैसे। लेकिन आपकी यदि अंडर एक्साइटेड कोई सिंक्रोनस मोटर है ना, तो वो आपके अपोजिट बिहेव करेगी शंट रिएक्टर के जैसे। जैसे आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, जब आपके प्रधानमंत्री जी ने 9:09 पर आपसे बोला था कि कोरोना टाइम पर कि आपको अपने लाइट का जो लोड है वो स्विच ऑफ करना है ना। तो अचानक से आप किसी सिस्टम पर लोड ऑफ करते हैं या लोड हटाते हैं, तो आपको पता ही है कि उस एंड पर जहां हम भेजते हैं और जहां एक रिसीविंग होता है, तो इस रिसीविंग वाले एंड पर यहाँ वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम देख भी चुके हैं फेरांटी इफेक्ट के रूप में। और आपका देखते हैं कि सब स्टेशनों पर जो हाई वोल्टेज वाली है लॉन्ग लाइन होती है, वहाँ पर वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है यदि हमने लोड कम कर दिया। तो उस दिन हुआ क्या था कि आपका जो वोल्टेज है वो अचानक से लोड कम हुआ, तो आपका वोल्टेज वहाँ पर बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें रिएक्टर को पहले से चालू करके रखना होता है। तो सब स्टेशन जो आपकी हाई वोल्टेज की सब स्टेशन 400 kV या इससे ऊपर की जो 765 kV, ऐसी जो सब स्टेशन होती हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इतना ही वोल्टेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस जगह पर हमें ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारा वोल्टेज अचानक से ना बढ़े, इसलिए हम शंट रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अंडर एक्साइटेशन में हमारा आंसर क्या होगा, शंट रिएक्टर। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है एक इंडक्टेंस है और ये आपके पैरेलल में यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आपसे बोल रहा है यहाँ पर आपने सप्लाई दी है इसे, और ये टोटल जो करंट है, नहीं सॉरी, ईच ब्रांच का जो करंट है, यानी यहाँ पर जो करंट है वो 5 एम्पियर है। और ऐसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आपका दिया हुआ है उसमें भी यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट है। तो आप समेसन जो यहाँ पर होगा वो फेजर इनका समेसन होगा, क्योंकि आपका जो इंडक्टेंस वाला करंट है वो इस तरफ होगा और रेजिस्टेंस वाला जो करंट है IR वो आपका फेज़ में ही होगा 0 डिग्री एंगल पर। यहाँ पर आप इसकी फेजर वैल्यूज निकालेंगे तो रूट के अंदर आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों करंट आपके 5 है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 7.07। 25 नंबर पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक्स इन अ सिंक्रोनस जनरेटर द कोडिंग एंगल विल बी। कोडिंग एंगल दोस्तों होता क्या है, कई बार हमसे पूछा जाता है, जिसे हम पिच फैक्टर भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में नाम बदल कर पूछा जाता है, कई बार हमसे कॉइल स्पान फैक्टर भी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे सिंक्रोनस जनरेटर में 2 टाइप की बाइंडिंग होती हैं, एक तो फुल पिच होती है, एक शॉर्ट पिच बाइंडिंग आपकी इस्तेमाल होती है। फुल पिच बाइंडिंग में आपका जो कॉइल स्पान होता है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। कई बार ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप तैयार करके रख लीजिए। फुल पिच बाइंडिंग में आपका कॉइल स्पान 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, जिसे हम फुल पिच बाइंडिंग भी बोलते हैं, है ना। लेकिन कई बार शॉर्ट पिच बाइंडिंग भी आपकी इस्तेमाल होती है, और यहाँ पर आपका जो एक एंगल है 180 डिग्री से कम होता है ना। तो यहाँ पर किस एंगल से हम कॉइल को स्पान को कम करें, है ना, तो उसे हम कोडिंग एंगल बोलते हैं, जिसे हम अल्फा भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n होता है। n यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कौन सा हार्मोनिक्स यहाँ पर हटाना है, तो हमसे पूछा है फिफ्थ हार्मोनिक्स आप यहाँ से हटा दीजिए, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय
फिफ्थ, तो यहाँ पर जो एंगल निकल कर आएगा वो होगा 36 डिग्री। 36 डिग्री आपका यहाँ पर जो एंगल हो गया वो क्या है आपका कॉइल स्पान, सॉरी पिच फैक्टर, या जैसे हम कोडिंग एंगल बोल रहे हैं, तो वो हमारा कितना हो गया 36 डिग्री। आपसे कॉइल स्पान पे यदि पूछा होता, ये अल्फ़ा है यहाँ पर, कॉइल स्पान आपसे पूछा होता तो कॉइल स्पान का जो फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा होता है। 180 डिग्री माइनस आपका अल्फ़ा कितना हो गया 36। यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी कॉइल स्पान हो जाएगी। आपसे यदि क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में कॉइल स्पान पूछा होता तो आप उसको ऐसे करते, और आपसे सिंपल यहाँ से पूछा था कि कोडिंग एंगल क्या होगा, तो कोडिंग एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन होता है। अब मान लीजिए कोई सेवन्थ हार्मोनिक्स यदि आपको हटाना होता तो यहाँ पर एन की जगह सेम इनपुट पुट कर देंगे आप, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 26 नंबर पर आपसे पूछा है कि दो कॉइल हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू के रूट के अंदर L1 इंटू L2, सभी क्वांटिटीज़ आपको गिवन है। 0.5 L1 L2 आपको 1 मिली हेनरी दिया हुआ है, आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 0.5 मिली हेनरी। फिर से आपसे कॉइल का ही क्वेश्चन पूछा है कि कोई कॉइल हैं वो कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, और उनके सीरीज़ में कनेक्शन होने के बाद उनका जो टोटल इंडक्टेंस निकल कर आता है वो है 100 मिली हेनरी। करंट इज़ 3 एम्पियर, व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द सर्किट। आपका यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, या कोई पेपर है आपके पास जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी अभी 941573@gmail.com पर भेज सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी पेपर जो आप सॉल्यूशन चाहते हैं जिसका, या कोई पेपर आपके पास पड़ा हो तो उसको भी आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आगामी वीडियो हम लोग उसी पर डिस्कस कर लेंगे। तो इस मेल आईडी पर आप पेपर को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। हमसे पूछा था एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर जो होती है 1/2 L I स्क्वायर। 1/2 L इंडक्टेंस आपका कितना दिया है 100 मिली हेनरी, या इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, इनटू आपका करंट है 3 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी आपकी 0.45 आपकी निकल कर आएगी वैल्यू, और ये सही आंसर हो जाए 0.45। 28 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर प्लांट कैन नेवर हैव 100% लोड फैक्टर। पीक लोड प्लांट्स आपको मालूम ही होगा, जैसे हमारा लोड का पैटर्न कुछ इस टाइप से है ना। एक निश्चित ड्यूरेशन में आपको मालूम है कि यहाँ पर इतने लोड के लिए हमारा जो बेस लोड है, इसको हम बेस लोड बोलते हैं, जो हमारा एवरेज लोड रहता है 24 घंटे के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आप देखते हैं कि हमारा लोड अचानक से बढ़ जाता है। इस लोड की डिमांड हम कैसी पूरी करें, तो उसके लिए हम पीक लोड प्लांट इस्तेमाल करते हैं। पीक लोड प्लांट हमारे केवल स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए चालू रहते हैं, तो ये 100% लोड फैक्टर के लिए काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका पीक लोड प्लांट जो हमारा काम करेगा वो हमारा केवल कुछ ड्यूरेशन के लिए होगा, 100% लोड फैक्टर इसका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीक लोड प्लांट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यदि आपको पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप इसको पेपर को डाउनलोड कीजिए। मैकेनिकल पोर्शन भी उसमें देखिए कैसा आता है, और नॉन टेक पोर्शन भी देखिए, क्योंकि तैयारी आपको ही करनी है, और अच्छी लेवल की तैयारी आप करेंगे तो DDA भी काफ़ी अच्छी जॉब है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।